नमस्कार। आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है कि कैसे एक पूरे के पूरे साम्राज्य ने एक जीते जागते जंगल को ही चुरा लिया। अब सवाल उठता है कि कोई जंगल कैसे चुरा सकता है। देखिए, ये सिर्फ पेड़ काटने या जमीन हथियाने की बात नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनके लिए जंगल ही उनका घर था, उनका सब कुछ था। और ये कहानी बताती है कि कैसे एक बाहरी ताकत ने उनकी इस जिंदगी को सिर्फ मुनाफे का जरिया बना दिया। इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं बल्कि लोगों के लिए एक धड़कता हुआ जीता जागता घर हुआ करते थे। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी हर जरूरत जंगल पूरी करता हो। खाने के लिए तरह तरह के फल और कंद, बीमार पड़ें तो जड़ी बूटियां, खेती के औजार और घर बनाने के लिए लकड़ी, हर चीज जंगल से ही मिलती थी। वो सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि जिंदगी का आधार थी। लेकिन फिर तस्वीर पूरी तरह बदल गई। समंदर के रास्ते बड़े बड़े जहाज आए और अपने साथ एक ऐसी सोच लेकर आए जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक ऐसी सोच जो जंगल को जिंदगी का स्रोत नहीं बल्कि सिर्फ एक संसाधन मानती थी। यहां असल में दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ जहां स्थानीय लोगों को एक भरा पूरा जीवन देने वाला जंगल दिखता था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों को बस एक ही चीज नजर आ रही थी, लकड़ी और पैसा। उनके लिए ये हरा भरा जंगल अनुत्पादक था, मतलब बेकार था, जिसे साफ करके कमाई का जरिया बनाया जा सकता था। मतलब साम्राज्य को लकड़ी की भूख थी, एक ऐसी भूख जो कभी मिटने वाली नहीं थी। रॉयल नेवी के जहाज बनाने से लेकर पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाने तक हर चीज के लिए बेहिसाब लकड़ी चाहिए थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। ये कितना होता है? मतलब धरती का आधा चक्कर लगाने से भी ज्यादा। और हर किलोमीटर ट्रैक के लिए हजारों लकड़ी के स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। और इस जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में हर साल औसतन 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे। और सुनिए, ये तो सिर्फ रेलवे के लिए था। ये तबाही का वो पैमाना था जिसके तहत हर साल एक पूरा का पूरा जंगल साफ हो रहा था। अब इतनी बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई को मैनेज करने के लिए और उसे सही ठहराने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा ही चालाकी भरा नाम दिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी वैज्ञानिक वानिकी। इस सिस्टम को बढ़ावा दिया था एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिस ने। पर सच तो यह है कि इस साइंस का जंगल की सेहत से कोई लेना देना नहीं था। इसका सीधा सीधा मकसद था साम्राज्य की तिजोरी भरना। ये तो बस जंगल को एक फैक्ट्री में बदलने का तरीका था। तो फर्क देखिए कितना बड़ा था। एक तरफ था असली जंगल, हरा भरा, तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ, और दूसरी तरफ ये वैज्ञानिक बागान जहां एक ही तरह के पेड़ सीधी लाइनों में लगे थे। ये असल में एक लकड़ी की फैक्ट्री से ज्यादा कुछ नहीं था। और इस पूरी सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनी। फिर 1865 में फॉरेस्ट एक्ट यानी कानून पास हुआ। और आखिर में 1906 में देहरादून में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोल दिया। मतलब जंगल पर पूरी तरह से सरकारी कब्जा कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कागज पर बने इन कानूनों का असल जिंदगी में वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर हुआ? जैसा कि हम देखेंगे, इसने उनकी दुनिया ही पलट कर रख दी। 1878 के फॉरेस्ट एक्ट ने एक तरह से जंगल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दीं। जो सबसे अच्छे, सबसे कीमती जंगल थे, उन्हें आरक्षित यानी रिजर्व घोषित कर दिया गया। मतलब वहां आम लोगों का जाना पूरी तरह से बैन था। और जो थोड़ा बहुत जंगल बचा, उस पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। तो सोचिए, रातों रात आपकी जिंदगी का हर काम गैर कानूनी बन गया। अपने घर के लिए लकड़ी काटना जुर्म, मवेशी चराना जुर्म, जंगल से फल फूल लाना वो भी जुर्म। सदियों से चली आ रही जिंदगी को एक झटके में आपराधिक बना दिया गया। तो नतीजा क्या हुआ? कानून ने उन लोगों को जो अब तक आत्मनिर्भर थे अपने ही घर में चोर बना दिया। उन्हें लकड़ी चुरानी पड़ती थी, और अगर पकड़े गए तो बस फॉरेस्ट गार्ड की दया पर जीना पड़ता था, जो अब उनके मालिक बन बैठे थे। लेकिन जब लोगों को इतना दबाया जाता है तो वो पलटकर जवाब भी देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ बस्तर में 1910 में। दमन की इस आग ने वहां विद्रोह की चिंगारी भड़का दी।
बस्तर के लोगों के लिए ये सिर्फ लकड़ी या जमीन का मामला नहीं था। ये उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी इज्जत का सवाल था। जब नए कानून, अकाल और भारी लगान ने जीना मुश्किल कर दिया तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया। इस विद्रोह की अगुवाई की गुंडा धुर ने, और विद्रोह का संदेश फैलाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले और मिर्च ये गांव-गांव भेजे जाते थे। लोगों ने बाजार लूटे, सरकारी इमारतों को जला दिया। हाँ, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ। विद्रोहियों को एक बड़ी जीत मिली। सरकार को आरक्षित जंगल का इलाका आधा करना पड़ा। ये एक छोटी पर बहुत अहम जीत थी। बस्तर की कहानी वाकई में झकझोर देने वाली है, लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं थी। भारत में जो हो रहा था वो दुनिया भर में चल रहे एक बड़े खेल का हिस्सा था। जैसे हजारों मील दूर जावा में डच सरकार भी बिल्कुल यही कर रही थी। वही नीतियां, वही पाबंदियां, और बिल्कुल भारत की तरह वहां भी लोगों ने सुरंतिको सामिन जैसे नेताओं के नेतृत्व में आवाज उठाई। मतलब किरदार भले ही अलग थे, पर कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। और सामीन का सवाल आज भी उतना ही मौजू है। उन्होंने डचों से पूछा, आप हवा, पानी, जमीन और लकड़ी के मालिक कैसे हो सकते हैं जब आपने इन्हें बनाया ही नहीं है? ये एक सीधा सा सवाल था, लेकिन इसने औपनिवेशिक हुकूमत की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। तो ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि जब भी संरक्षण के नाम पर स्थानीय लोगों और उनके ज्ञान को नजरअंदाज किया जाता है तो वो कोशिशें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आज अपने जंगलों को बचाने का राज उन्हीं लोगों की आवाज सुनने में छिपा है जिन्हें एक जमाने में अपराधी करार दिया गया था?